हेलो दोस्तों, तो चलिए जो एएस हमारा 20 है वो स्टार्ट करते हैं हम। एएस 20 आपके एडवांस अकाउंट का पार्ट। ठीक है। एएस 20 जो है इसका नाम है अर्निंग पर शेयर, ईपीएस शॉर्ट में हम जो बोलते हैं। ठीक है। काफ़ी जगह आप जो है ईपीएस निकालना सीखते हैं। फॉर एग्जांपल एफएम के अंदर मेजर आपका पार्ट होता है जहाँ पे आप ईपीएस निकालते हैं, फॉर्मेट आप पढ़ते हैं वगैरह वगैरह। तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं, अर्निंग पर शेयर। ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक है और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के हिसाब से हमें इलुस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। एएस 20 बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। आइए। ईपीएस का सबसे पहले तो मतलब क्या होता है? देखिए, ईपीएस का मतलब होता है कि जितनी भी अर्निंग हुई है, ठीक है, जितनी भी कंपनी की अर्निंग है डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, जितने भी शेयर्स है, ठीक है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो ये आ जाता है पर शेयर वैल्यू। ठीक है, जिसे हम कहते हैं अर्निंग पर शेयर। ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि हमारी टोटल अर्निंग डिवाइड बाय टोटल शेयर्स, तो जो पर शेयर वैल्यू आ जाती है वो है हमारा ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। ठीक है। उसी के बारे में हमें डिस्कस करना है। देखिए, हमें ये पता है कि हमारे पास दो तरीके के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। डेप्थ की बात करें तो हमारे पास डिबेंचर्स होते हैं। ये सारी चीज़ें हमें पता है। ठीक है। अब हमें यहाँ पे करना क्या होता है? हमें यहाँ पे सिंपली दो तीन तरीके के ईपीएस के पार्ट पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको बेसिक ईपीएस पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल आपको एडजस्टेड पर शेयर वैल्यू पूछी जाती है। फॉर एग्जांपल आपको जो है डाइल्यूटेड ईपीएस निकालना पूछा जाता है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक है, लिमिटेड है। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इतने पढ़ने हैं और आपके एग्जाम में इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। यहाँ पे आपको डिटेल कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम बेसिक ईपीएस पे बात करते हैं। ठीक है। बेसिक ईपीएस में किस तरीके से, देखिए बेसिक ईपीएस कैसे निकलता है। बेसिक ईपीएस आपका निकलता है, आपको लेना है नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। जैसे कि मैंने कहा कि आपको अर्निंग लेनी होती है और अर्निंग डिवाइड बाई करना होता है नंबर ऑफ शेयर्स। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको कही गई है। अर्निंग कौन सी, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको जो है बताया गया है कि ईपीएस किसका निकलता है। तो सीधी सी बात है, ईपीएस हम इक्विटी शेयर होल्डर के लिए निकालते हैं। तो यहाँ पे आपको कहा गया है कि जो भी नेट प्रॉफिट अर्निंग अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, ठीक है, जो अर्निंग अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, वो अर्निंग आपको लेनी है। देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि एट्रीब्यूटेबल मतलब कि अवेलेबल जो है, कितना आप उसे डिविडेंड बांटते हैं, कितना आप अपने तरीके से अपने पास रखते हैं, ये चीज़ नहीं, अर्निंग कितनी अवेलेबल है, ठीक है, वो चीज़ लेनी है। डिविडेंड कितना बांट रहे हैं वो चीज़ नहीं पूछी गई वहाँ। यहाँ पे आपको सिंपली लेना है अर्निंग अवेलेबल कितनी है इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, और डिवाइड बाय आपको लेना है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है। वेटेड एवरेज कैसे निकालते हैं हम अभी पढ़ेंगे। आपको सिंपली ये चीज़ याद रखनी है कि जितनी अर्निंग अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर के लिए डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आपको लेना है। ठीक है। और नंबर ऑफ शेयर्स में कैसे वेटेड एवरेज लेना है वो हम अभी निकालना सीखेंगे। ठीक है। आइए, इलुस्ट्रेशन 1 देखिए। यहाँ पे आपको जो इलुस्ट्रेशन 1 वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालते हैं वो सिखाएगा। इसके बाद इलुस्ट्रेशन नंबर 2 है, 3 है, जो आपको बेसिक ईपीएस कैसे निकालते हैं वो सिखाएगा। ठीक है। बेसिक ईपीएस का एक पार्ट है वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है। सबसे पहले उसकी क्लियरिफिकेशन के लिए इलुस्ट्रेशन 1 दिया। इसके बाद पूरे का पूरा बेसिक ईपीएस समझने के लिए इलुस्ट्रेशन नंबर 2, 3 आपके पास है। ठीक है। तो सबसे पहले एक छोटा सा पॉइंट जो आपका डिनोमिनेटर में आपको जो आपको यूज़ करना होता है अमाउंट, उसके बारे में इलुस्ट्रेशन एक पूरे का पूरा दे दिया इसे समझने के लिए कि वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर निकालते कैसे। तो उसके लिए इलुस्ट्रेशन 1 है। देखिए, आपको कहा गया है कि 1 जैन को हमारे पास ऑलरेडी कुछ शेयर्स पड़े हुए हैं। ठीक है। 1800 आपके बिगिनिंग में कुछ शेयर्स अवेलेबल है। इसके बाद कहता है कि 31 मई को हमने इशू किए हैं। ठीक है। शेयर्स फॉर कैश, कैश के हिसाब से हमने इशू किए 600। तो टोटल कितने हो गए? 1800 तो थे ही, 600 और इशू किए तो टोटल कितने हो गए? 2400। ठीक है। इसके बाद कहते हैं कि 1 नवंबर को हमने बाईबैक कर लिया। देखिए, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जब हम बात करते हैं अपने डिबेंचर्स वगैरह की, ठीक है, जब हम बात करते हैं डिबेंचर्स की, ठीक है, जो आप ऑलरेडी पढ़ के आते हैं अकाउंट में, ठीक है,
तो डिबेंचर्स की बात करते हैं तो उसमें हम जो है अपने डिबेंचर्स वापस परचेज कर लेते हैं। तो उस वक्त में आप पढ़ते हैं कि हम उसे रिडीम्शन बोलते हैं, ठीक है, रिडीम्शन बोलते हैं, ये आपको पता ही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्रेफरेंस शेयर्स के लिए भी आप पढ़ते हैं, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स के लिए रिडीम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो उस वक्त जो हम हमारे डिबेंचर्स, हमारे प्रेफरेंस शेयर हम वापस परचेज कर लेते हैं, उसे हम रिडीम्शन वर्ड यूज़ करते हैं। जबकि हम बात करें इक्विटी शेयर्स की, ठीक है, जब हम बात करें इक्विटी शेयर्स की, तो इक्विटी शेयर्स में ऑलवेज याद रखिए कि यहाँ पे रिडीम्शन ऑफ इक्विटी शेयर्स ऐसा नहीं आता, यहाँ पे आता है वर्ड बाय बैक, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बेसिकली हमारे कॉन्सेप्ट से रिलेट नहीं करता, मतलब कि आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि जब हम वर्ड बायबैक यूज़ करते हैं तो वो इक्विटी शेयर्स के लिए है, जो हमारे इक्विटी शेयर्स जब हम खुद परचेज कर लेते हैं, जब कंपनी अपने खुद के इक्विटी शेयर्स परचेज कर लेती है तब हम बायबैक यूज़ करते हैं वर्ड। और जब डिबेंचर्स प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं, जब कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर्स को ख़त्म कर देती है या फिर परचेज कर लेती है, हम वर्ड यूज़ करें तो उस वक्त हम वर्ड यूज़ करते हैं रिडीम्शन किया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए जो मैंने आपको बता दी। चलिए, तो इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले अगर देखें तो 1 जन को तो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है 1800 शेयर्स। इसके बाद 31 को हमने और इंक्रीज़ कर दिए 600 से, और बाईबैक कर लिया। बाईबैक का मतलब हमने ख़त्म कर दिए। 2400 टोटल शेयर्स थे हमारे पास, जिसमें से हमारे पास में 2100 हो गए, 300 हमने बाईबैक कर लिए। अब वेटेड एवरेज कैसे निकलता है? वेटेड एवरेज में कुछ यहाँ पे ज़्यादा नहीं होता। वेटेड एवरेज में आपको सिंपली मंथ देखने होते हैं कि कब इशू हुआ और कितने टाइम पीरियड तक हमारे पास रहे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 जन दिया गया है और बिगिनिंग कहा गया है, तो ऑब्वियसली ये 1 जन से 31 दिसंबर तक का टाइम पीरियड होगा, ठीक है। 1 जन से अगर ईयर शुरू हो रहा है तो सीधी सी बात, ये 31 मार्च वाला नहीं, 31 दिसंबर वाला ईयर है, ठीक है। तो 1 जन से 31 दिसंबर तक चलेगा। तो 1800 पूरे ईयर्स हमारे पास रहे, तो 1800 इंटू 12 डिवाइड बाई 12 मंथ, ठीक है। ये पूरे साल रहे तो इसे हम कहते हैं 1800 पूरे ही हमारे पास रहे। इसके बाद ये कहता है कि 31 मई को हमने 600 न्यू इशू करे, तो 600 इंटू, यहाँ पे न्यू इशू हुए, लेकिन कब हुए? 31 मई को। तो मई तो ख़त्म हो गया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब कि 7 मंथ। तो 7 मंथ हमारे पास रहे पूरे साल में। तो यहाँ पे आपको 12 इस तरीके से लेना है, 7 डिवाइड बाई 12 और 600 इंटू 7 डिवाइड बाई 12। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 350, ठीक है। तो यहाँ पे इसे पूरे 600 शेयर्स नहीं लेने, यहाँ पे आपको 350 शेयर्स इस तरीके से लेने होते हैं, ठीक है। और आपके जो है बाईबैक कर लिया आपने, ठीक है। बाईबैक का मतलब ख़त्म कर दिया। तो जब हम ये कहते हैं कि डिबेंचर इशू किए तो उसे हम प्लस करते हैं, ऐड करते हैं। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि बाईबैक कर दिया, ख़त्म कर दिया, तो उसे हम माइनस करते हैं, ठीक है। तो 300 इंटू, ये 1 नवंबर है तो नवंबर दिसंबर 2 मंथ हुए, पूरे साल में 2 मंथ हमारे पास ये रहा, मतलब कि 2 मंथ के लिए हमने बाईबैक कर लिया था, ठीक है। तो 2 मंथ हमारे पास शेष नहीं रहे, तो यहाँ पे 300 इंटू 2 डिवाइड बाई 12, तो यहाँ पे आपके 50 शेयर्स जो है वो माइनस हो जाएंगे, बिकॉज हमने बाईबैक किया है। तो यहाँ पे इसका आंसर आता है 1800 प्लस 350 माइनस 50, तो ये आपका आंसर आएगा 2100 शेष, ठीक है जी। तो 2100 शेयर्स आपके पास में आ जाते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके की बातें हैं। तो वेटेड एवरेज, आपको ये वेटेड एवरेज, इसे हम वेटेड एवरेज कहते हैं। देखिए टोटल शेयर्स देखें तो आप सीधी सीधी सिंपली आप देख सकते हैं 1800 हमने यहाँ पे इशू किया, फिर 600 तो 2400 हो गए। इसके बाद 300 हमने माइनस कर दिया 2100, तो यहाँ पे भी 2100 ही आ रहा था। लेकिन वेटेड एवरेज कहा जाए तो आपको इस तरीके की आपको जो है यहाँ पे दिखाना पड़ता है, ठीक है, कि भाई इतने मंथ रहे। मंथ की कैलकुलेशन, बेसिकली वेटेड का मतलब होता है मंथ की कैलकुलेशन लीजिए। तो आपको मंथ की कैलकुलेशन शो करनी पड़ती है कि आपके पास कितने मंथ ये शेष रहे थे, ठीक है। और उस तरीके से आपको जो है शेष, नंबर ऑफ शेष आपको निकालना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर
तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ें लिख देते जो एग्ज़ाम टाइम पे आपको हेल्प करेगी। आपका AS20 हेडिंग दे देते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे बेसिक ईपीएस के बारे में देखा। बेसिक ईपीएस के बारे में देखते हैं। बेसिक ईपीएस, ठीक है। इसका मतलब हमने देखा कि नेट प्रॉफिट आपको लेना है। नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर के लिए जो नेट प्रॉफिट अवेलेबल है वो आपको लेना है और उसे सिंपली डिवाइड बाय कर देना है नंबर ऑफ शेयर्स से, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स, लेकिन कौन से नंबर ऑफ? वेटेड नंबर ऑफ, ठीक है। तो वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक ईपीएस में हमने अभी पूरा का पूरा बेसिक ईपीएस नहीं समझा। हमने समझा कि वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालते, ठीक है। तो वेटेड एवरेज वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं हम? सिंपली मंथ की कैलकुलेशन लेनी है, ठीक है। जितने भी शेयर्स है वो कितने मंथ तक अवेलेबल थे वो हमें लेना होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम ले यहाँ पे कि 2000 शेयर्स है, ठीक है। 2000 शेयर्स 1 जैन को हमने इशू किए, 1 जैन, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए 1 जुलाई को, 1 जुलाई को फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं 600 शेयर्स इशू करें, ठीक है। और 1 सितंबर को हमने 300 शेयर्स बाई बैक कर लिए, ठीक है। बाई बैक ये इशू की हमने और ये हमारे पास बिगनिंग में ऑलरेडी अवेलेबल थे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे सिंपली वेटेड कैसे निकालते हैं? मंथ की कैलकुलेशन लेनी है। मतलब कि यहाँ पे आपके पास में 2000 शेयर्स है, 2000 इंटू ये पूरे साल रहे, मतलब कि 1 जैन से 31 दिसंबर तक, तो 12 डिवाइड बाई 12, ठीक है। तो ये पूरा 2000 आएगा। इसके बाद 600 शेयर्स है, लेकिन ये पूरे साल नहीं रहे। हमने इशू कब किया था? 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई से लेके ईयर एंडेड तक, मतलब कि 1 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब कि 6 मंथ। तो 6 डिवाइड बाई 12, ठीक है। तो 600 इंटू 6 डिवाइड बाई 12, तो यहाँ पे आपका आंसर आता है 300 शेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे 300, और ये बाईबैक हुआ है तो बाईबैक को हम माइनस में लिखते हैं, ठीक है। 300 शेयर्स है और कब बाईबैक हुआ? सितंबर को। तो सितंबर से ईयर एंडेड तक, मतलब कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 4 मंथ। तो 4 डिवाइड बाई 12, ठीक है। तो ये कितना आता है? 300 इंटू 4 डिवाइड बाई 12, तो ये आंसर आता है 100। लेकिन बाईबैक है तो हमें इसे माइनस में लिखना पड़ेगा, माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना आंसर आएगा? वो आपका वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा, ठीक है। तो वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स 2000 प्लस 300 माइनस 100, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2200, ठीक है। इतनी चीज़ हमने पढ़ी और इलुस्ट्रेशन 1 भी हमने देखा, ठीक है। इलुस्ट्रेशन 1 हमने यहाँ पे देखा, जो हमने देखा 2100 शेयर्स आपके पास में आ रहे थे। अब इलुस्ट्रेशन नंबर 2 देखते। इलुस्ट्रेशन नंबर 2 आपको क्या पूछा गया? वही सेम चीज़, आपको नंबर ऑफ शेयर्स आपको पूछे गए, वेटेड एवरेज। इलुस्ट्रेशन नंबर 2 भी आपको वेटेड एवरेज के बारे में ही इन्फॉर्मेशन देता है। 1 जैन को बिगनिंग है ईयर की,
मतलब कि 31 दिसंबर ईयर एंडेड होगा, 31 मार्च नहीं। जब आपको कहा जाए कि 2020 21 इस तरीके की इन्फॉर्मेशन दे, 21 22 23 24, ठीक है, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब कि ईयर एंडेड 31 मार्च है। यहाँ पे तो क्लियरली बोल रखा है कि 1 जन को बिगनिंग है ईयर की, तो ऑब्वियसली ये 31 दिसंबर की बात कर रहा है, मतलब कि ईयर एंडेड 31 दिसंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ तो मैंने आपको क्लियर कर दी कि ईयर एंडेड आपको किस तरीके से देखना है। 1 जन को ईयर बिगनिंग है, कहता है 1800 से 10 रुपये फेस वैल्यू थी, 10 रुपये पेड अप है, मतलब कि 10 रुपये हमने मंगवा भी लिए हैं। इसके बाद 31 अक्टूबर को क्या हुआ, हमने न्यू शेयर्स इशू किए, 600 शेयर्स थे, 600 शेयर्स, 10 रुपये वाले थे फेस वैल्यू, लेकिन अभी तक हमने कितना मंगवाया है, 5 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलवेज याद रखिए कि जितना मंगवाया है उतना ही हम वेटेड में कंसिडर करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं आपको कहूँ तो किस तरीके से देखिए, 1800 शेयर्स आप पूरे मंगवा चुके हैं, ठीक है, 1800 शेयर्स जिसमें पेड अप पूरे का पूरा है, ठीक है। तो पेड अप तो पूरे का पूरा है, मतलब कि 100% आप मंगवा चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनटू कितने मंथ है, तो 1 जन से 31, मतलब कि पूरे 12 मंथ है, तो 12 डिवाइड बाई 12, मतलब कि यहाँ पे आपके पूरे 1800 शेयर्स अवेलेबल है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट, हमने शेयर्स इशू किए 31 अक्टूबर को, 600 शेयर्स है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितने मानेंगे, तो वो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 10 रुपीज़ शेयर्स की वैल्यू है, लेकिन अभी तक हम ओनली एंड ओनली 5 रुपीज़ मंगवाए हैं, ठीक है। मतलब कि कहीं ना कहीं 5 डिवाइड बाई 10%, मतलब कि 50% अमाउंट ही मंगवाए है। तो यहाँ पे पेड अप अमाउंट भी कंसिडर करना होता है, जब भी आपको क्वेश्चन में दिया जाए कि पेड अप अमाउंट दिया जाए तो आपको उसे कंसिडर करना है, 50% उसका करना है और उसे मंथ से कंसिडर करना है। अब मंथ की बात करें तो अक्टूबर तो ख़त्म हो चुका, ठीक है, अक्टूबर तो ख़त्म हो चुका, नवंबर दिसंबर, मतलब कि 2 मंथ, तो 2 डिवाइड बाई 12, तो यहाँ पे 600 इंटू 50% इंटू 2 डिवाइड बाई 12, 50, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा 1850 शेयर्स, ठीक है, वेटेड एवरेज शेयर्स, ओके। तो यहाँ पे एक नया पॉइंट पड़ा कि पेड अप को भी कंसिडर करना है जब क्वेश्चन में पेड अप दिया जाए। पेड अप गिवन ही नहीं होता तो हम मान के चलते हैं कि पूरे का पूरा अमाउंट मंगवा लिया है। फॉर एग्जांपल इलस्ट्रेशन नंबर 1, वहाँ पे पेड अप की कोई बात नहीं थी, तो हमने यहाँ पे मान लिया कि पूरे का पूरा अमाउंट मंगवा लिया होगा। लेकिन जब पेड अप दिया जाता है तो आपको पेड अप का परसेंटेज निकाल लेना है कि कितना परसेंट, यहाँ पे 50% मंगवाया था, तो 50% ही कंसिडर करेंगे सबसे पहले शेयर्स की अमाउंट को, ठीक है, शेयर्स के नंबर को, ठीक है। तो यहाँ पे एक और पॉइंट मैंने आपको बताया कि वेटेड में आप एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, क्या, कि अगर आपको यहाँ पे पेड अप गिवन है, इफ पेड अप अमाउंट is given, then consider it and calculate equivalent number of shares, ठीक है, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर्स टू पेड अप परसेंटेज, ठीक है। पेड अप के परसेंटेज के हिसाब से नंबर ऑफ शेयर्स आपको निकालने हैं, ठीक है, जब पेड अप आपको गिवन हो तो ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हुई वेटेड एवरेज की बात। अब इलस्ट्रेशन नंबर 3, अब आपको बेसिक ईपीएस निकालना सीखना है, जो हमारा मेन फॉर्मूला है। वेटेड एवरेज इसका एक पार्ट था जिसके लिए आपने इलस्ट्रेशन नंबर 1, ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 और इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखा, ठीक है, जिसकी यह थियरी हमने यहाँ पे इंक्लूड कर ली। चलिए, इसके बाद आप यहाँ पे आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 3,
कहता है नेट प्रॉफिट जो है 2001 का 18 लाख है और नेट प्रॉफिट 2002 का 60 लाख है। नंबर ऑफ शेयर्स जो आउटस्टैंडिंग सितंबर 20 लाख रुपीज़, 20 लाख नंबर ऑफ शेयर्स है, रुपीज़ नहीं। और कहता है बोनस इशू हमने किया है 1 अक्टूबर 2002 को। वो कहता है कि जो आपको बोनस इशू किया है वो आपका 2 इक्विटी शेयर फॉर ईच इक्विटी, मतलब कि एक शेयर और बोनस इशू कितना 2 इक्विटी, ठीक है। आउटस्टैंडिंग 31 सितंबर, मतलब कि 31 सितंबर को जितने भी शेयर्स है उस पर आपको ये बोनस दिया जाएगा। आपको पूछा गया है कि बेसिक ईपीएस आपको निकालना है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, देखिए। अब सबसे पहले तो मैं 2001 के लिए ईपीएस आपका बेसिक ईपीएस निकालूं, उसके बाद 2002 के लिए, दोनों के लिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखिए 2001 के लिए बेसिक ईपीएस निकालें तो 2001 के लिए बेसिक ईपीएस कितना होगा, तो यहाँ पे 2001 के लिए बेसिक ईपीएस की बात करें तो 18 लाख आपका रुपीज़ अमाउंट है, नेट प्रॉफिट है, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या है बेसिक ईपीएस का? बेसिक ईपीएस का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, नेट प्रॉफिट तो हमारे पास है 18 लाख डिवाइड बाय वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब कि आपका जो 20 लाख रुपीज़ 20 लाख नंबर ऑफ शेयर्स। यहाँ पे कहता है कि हमारे पास 2002 में नेट आपका जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो 20 लाख है, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि 2001 में भी यही हमारे पास शेयर्स होंगे। हालांकि यहाँ पे 2001 का नहीं पूछा है, 2002 के बारे में पूछा है। बस मैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए 2001 का यहाँ पे बेसिक ईपीएस निकालना सिखा रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल 18 लाख आपका नेट प्रॉफिट है और 20 लाख आपका नंबर ऑफ शेयर्स है, तो आपका बेसिक ईपीएस कितना होगा? तो सिंपली, बहुत ज़्यादा सिंपल, बेसिक ईपीएस फॉर 2001 की बात करें तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 20 लाख और आपका 18 लाख अमाउंट है नेट प्रॉफिट का, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइड बाय करते हैं हम, तो नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइड बाय करेंगे तो यहाँ पे 20 लाख है, तो 20 लाख डिवाइड बाय कर दिया तो 18 लाख डिवाइड बाय 20 लाख, तो अमाउंट आ जाएगा 0.9। ये बेसिक ईपीएस आ गया 2001 का। उसी तरीके से 2002 की बात करें, ठीक है, 2002 की, तो 2002 में नेट प्रॉफिट बढ़ चुका है, 60 लाख हो चुका है, 60 लाख, ठीक है। डिवाइड बाय यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स जो आपके 20 लाख है इंटू 12 डिवाइड बाई 12 ही रहेंगे। पूरे साल है तो 12 डिवाइड बाई 12 मतलब कि 20 लाख ही होगा, ठीक है। जैसे कि हमने वेटेड निकालना सीखा वो इसी के लिए ही था, डिनोमिनेटर के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपका किस तरीके से, देखिए 20 लाख तो हमारे पास है ही, ठीक है, पूरे साल ही रहे, ठीक है। 31 सितंबर को हमने यहाँ पे बोनस इशू किए, लेकिन 20 लाख तो पूरे साल ही रहे, ठीक है। तो 20 लाख तो हमारे पास शेयर्स है वो तो पूरे साल ही रहे 12 मंथ के लिए, तो इंटू 12 डिवाइड बाई 12, ठीक है। प्लस बोनस इशू भी किया है, ठीक है। बोनस इशू कहा है कि 2 इक्विटी शेयर्स दिए फॉर एक इक्विटी शेयर्स हमारे पास अगर है तो उसे 2 इक्विटी शेयर्स बोनस मिलेंगे, मतलब कि टोटल अवेलेबल शेयर्स कितने हैं 20 लाख। तो हमारे पास टोटल 20 लाख शेयर्स है, तो हमें कितना मिलना चाहिए टोटल, हम कंपनी कितना इशू करेगी बोनस इशू, तो 20 लाख इंटू 2 डिवाइड बाई 1, मतलब कि कहीं ना कहीं 40 लाख शेयर्स और इशू होंगे, ठीक है। 40 लाख शेयर्स और इशू होंगे, तो यहाँ पे 40 लाख शेयर्स और इशू हो जाएंगे इस साल 2002 में 40 लाख और इशू हुए हैं, ठीक है। इनटू मंथ क्या करेंगे, अब ध्यान से, 1 अक्टूबर को इशू हुआ, अब 1 अक्टूबर और यहाँ पे जो है बात कर रहे हैं यहाँ पे 2001-2 इस तरीके से नहीं गिवन है, तो ऑब्वियसली 31 दिसंबर इज़ द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, ठीक है। तो 31 दिसंबर तक लिया जाता है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो यहाँ पे 3 डिवाइड बाई 12 करेंगे और आपका आंसर निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान रहे, जब हम बात करते हैं बोनस इशू की, ठीक है, तो बोनस इशू में कोई भी कंसिडरेशन नहीं होता, कंपनी फ्री में बोनस इशू करती है, मतलब कि इसके बदले कंपनी को कोई अमाउंट नहीं मिलता, और जहाँ पे कंपनी को अमाउंट नहीं मिलता वहाँ पे वेटेड नहीं निकल सकता,
ठीक है। इसलिए ऑलवेज ध्यान रखिए कि जब हम बोनस इशू कर रहे हैं तो बोनस इशू में कभी भी हम मंथ कैलकुलेट नहीं करेंगे, मतलब कि मंथ का कोई रेलेवेंस नहीं है बोनस इशू में, ठीक है, क्योंकि बोनस इशू में हमें कोई अमाउंट नहीं मिलता। इन शॉर्ट में कहूँ कि जहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं है वहाँ पे आप मंथ कैलकुलेट नहीं करते, जहाँ पे कंसिडरेशन नहीं होता वहाँ पे मंथ कैलकुलेशन नहीं होता, ठीक है। जहाँ पे कंसिडरेशन मिलता है वही मंथ कैलकुलेशन होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 60 लाख डिवाइड बाई 60 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ₹1, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर। अब देखिए एडजस्टेड ईपीएस पूछा जाए आपको, ठीक है। एडजस्टेड ईपीएस का मतलब क्या होता है कि आपका फ़िलहाल तो ईयर 2002 चल रहा है, ठीक है। एडजस्टेड ईपीएस का मतलब होता है कि देखिए कंपैरिजन करते हैं, यहाँ पे हम क्या कंपैरिजन होती है कि भाई 2001 में हमारा अर्निंग पर शेयर कितना था, तो कहते हैं कि 0.9 था पर शेयर के हिसाब से, और 2002 में कितना हो गया 1। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलता है कि पर शेयर 2001 में 0.9 था और 2002 में 1 हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस बहुत बड़ा है। देखिए डिफरेंस बहुत बड़ा है, इसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं आपने फ्री में शेयर्स बांटे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंपैरिजन संभव नहीं है, ये कंपैरिजन गलत हो जाती है। क्यों? क्योंकि 2002 की बात करें तो वहाँ पे आपने फ्री शेयर्स बांट के कहीं ना कहीं ईपीएस निकाला हुआ है। क्या बात समझ रहे? कहीं ना कहीं यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है। आप देखिए 0.9 निकाला, मतलब कि 2001 की बात करें तो वहाँ पे हमने कोई फ्री शेयर्स नहीं बांटे थे, और फ्री शेयर्स नहीं बांटे इसलिए यहाँ पे 0.9 आंसर आया था, और यहाँ पे फ्री शेयर्स बांटे इसलिए ₹1 आपका आंसर आया, ठीक है। कहीं ना कहीं इक्वालिटी नहीं है। हाँ, यहाँ पे अगर आपने शेयर्स पैसे दे के, ठीक है, पैसे आपने लिए हो और शेयर्स इशू किए हो तो कोई दिक्कत नहीं थी। एडजस्टेड ईपीएस का मतलब होता है कि आपने कहीं ना कहीं करंट ईयर में फ्री में शेयर्स बांटे, उसकी वजह से हमारी कंपैरिजन गलत हो रही है। तो एडजस्टेड ईपीएस क्या कहता है? एडजस्टेड ईपीएस कहता है कि जो प्रीवियस ईयर है जिसकी कंपैरिजन आप कर रहे हैं, यहाँ पे 2001 है, करंट में हमने बांटे हैं बोनस इशू, 2001 में नहीं बांटे थे। तो जिसकी कंपैरिजन कर रहे हैं जो प्रीवियस है, ठीक है, 2001, उसमें आप क्या करें, नेट प्रॉफिट तो लीजिए, नेट प्रॉफिट लिया, ओके लिया। इसमें क्या करें, डिवाइड बाय, आप जो शेयर्स तब थे वो तो डिवाइड बाय करने ही करने हैं, ठीक है। 20 लाख हमने करने ही करने हैं, ठीक है। प्लस आप एक काम करिए, 2002 में जो आपने फ्री में शेयर्स इशू किए, ठीक है, फ्री वाला पार्ट, पेड नहीं बोल रहा हूँ, फ्री वाला पार्ट, फ्री में जो इशू किए वो शेयर्स भी आप यहाँ पे लेंगे, और फिर आपका जो अमाउंट निकलेगा वो रियलिटी अमाउंट है जिसकी आप कंपैरिजन कर सकते हैं। तो यहाँ पे 40 लाख हमने फ्री शेयर्स इशू करे थे, जिससे आपका ईपीएस निकल के आ जाएगा 0.30। अब आप किसकी कंपैरिजन करिए कि 2002 में कितना हो गया ₹1, और यहाँ पे कितना हो गया 0.30। तो 0.30 था 2001 के हिसाब से, और 2001 में हुआ है 2002 में हुआ है ₹1। तो अब आपको सही तरीका, आपको सही कंपैरिजन मिलेगी, क्योंकि आपने फ्री शेयर्स इशू किए थे, उसकी वजह से आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है कंपैरिजन में, क्योंकि इक्वालिटी नहीं थी। अगर अमाउंट पेड होता, मतलब कि अमाउंट आपने लिया होता, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, न्यू इशू होता। तो आपने तो बोनस इशू दे के नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज करवा लिए, जिससे आपका ईपीएस कहीं ना कहीं कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सही कंपैरिजन नहीं थी। अब आप सही कंपैरिजन कर सकते हैं एडजस्टेड ईपीएस निकालने के कारण, ठीक है। तो आपने और एक पॉइंट पढ़ा यहाँ पे, स्पेसिफिकली 2 पॉइंट हमने पढ़े, दोनों ही मैं लिख लेता हूँ। सबसे पहला तो बोनस से रिलेटेड हमने चीज़ें पढ़ी, ठीक है, बोनस शेयर्स, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, बोनस शेयर्स मीन्स फ्री शेयर्स, ठीक है। फ्री शेयर्स का मतलब होता है, और फ्री शेयर्स की बात करते हैं तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं वेटेड एवरेज, मतलब कि ये बेसिक ईपीएस में जो डिनोमिनेटर लेते हैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, वही। तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स की कैलकुलेशन होती है। कैलकुलेशन
वो होती है कंसिडरेशन के बेसिस पे। मतलब कि इसका रूल है कि नो कंसिडरेशन मीन्स नो टाइम पीरियड। ठीक है, नो टाइम पीरियड। तो इसका शॉर्ट में मैं एग्जांपल दूं आपको, एग्जांपल, तो मैंने कहा आपसे कि हमने 500 बोनस इशू किया। ठीक है, 1 जुलाई को। ठीक है, और मान के चलते हैं कि 31 दिसंबर हमारा लास्ट मंथ है। ठीक है, तो यहाँ पे वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स क्या आएगा? वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स क्या रहेगा? तो वेटेड शेयर्स हमारे यहाँ पे 500 ही रहेंगे। ऑलवेज ध्यान रखिए कि यहाँ पे नो मैटर कि आपका कब हमने इशू किया था बोनस इशू। ठीक है, बोनस इशू क्यों हम इसे कंसिडर नहीं कहते? क्योंकि बोनस इशू का मतलब होता है फ्री शेयर्स, वहाँ पे हम कोई कंसिडरेशन नहीं लेते। चलिए एक और एग्जांपल देता हूँ। हमने 600 शेयर्स इशू किए, लेकिन वो था राइट इशू। 1 जुलाई को। ठीक है, राइट इशू में भाई आपको पता ही है कि क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमारा मार्केट में जो वैल्यू होता है, ठीक है, वो ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि 20 रुपीज़ है और हम इशू करते हैं कम प्राइस पे, मतलब कि मौका देते हैं कि आप कम प्राइस पे हम परचेज़ कर लीजिए। ठीक है, राइट इशू से रिलेटेड आप पूरा चैप्टर पढ़ते हैं। ठीक है, तो राइट इशू का मतलब होता है कहीं ना कहीं कंसिडरेशन लिया जा रहा है। बोनस इशू का मतलब होता है कंसिडरेशन नहीं है, नो कंसिडरेशन। बोनस इशू का मतलब होता है फ्री शेयर्स, जबकि राइट इशू का मतलब होता है कि कंसिडरेशन तो लिया जाएगा लेकिन जो नॉर्मल वैल्यू चल रही है उससे कम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहूँ 20 रुपीज़ हमारा राइट प्राइस है। राइट प्राइस मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, राइट इशू से रिलेटेड हमें पूरे का पूरा इलुस्ट्रेशन देखना है, तो वहाँ पे मैं पढ़ाऊँगा। सिंपली यहाँ पे आप इसे सुन के छोड़ दीजिए। ठीक है, इसे मैं आपको समझाऊंगा। तो राइट वैल्यू है 20 रुपीज़। ठीक है, मतलब कि जो वैल्यू चल रही है अभी, इतना मान के चलिए, मैं आपको समझाऊंगा इसके बाद। इशू हमने किया फॉर एग्जांपल, मतलब कि कंपनी ने मौका दिया, आप परचेज़ कर सकते हैं ₹15 के हिसाब से। ₹15 में आप परचेज़ कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे कहा गया। ठीक है, तो बड़े ध्यान से, मैंने कहा कि जहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं होता वहाँ पे टाइम पीरियड नहीं होता। यहाँ पे ध्यान से सुनिए, 600 शेयर्स है। ठीक है, वर्किंग अगर करें हम, तो आप ध्यान से देखिए कि मैंने क्या कहा। वर्किंग की बात करें, देखिए मैंने यहाँ पे क्या कहा। मैंने कहा कि भाई जहाँ पे कोई अमाउंट नहीं मिला, जबकि मैं यहाँ पे बात करूँ तो 600 शेयर्स है। ठीक है, इस पे मुझे 15 रुपीज़ तो मिले हैं, तो कहीं ना कहीं जिसका कंसिडरेशन मिलता है उस पे तो पीरियड हम लेते ही है। मैंने कहा जहाँ पे कंसिडरेशन नहीं मिलता उतने पे हम जो है टाइम पीरियड नहीं लेते। तो मुझे तो यहाँ पे 600 शेयर्स पे, जो कि 20 रुपये के थे, जो कि 20 रुपीज़ वाले हैं, ठीक है, 20 रुपीज़ वाले हैं वैल्यू, लेकिन 15 रुपीज़ के हिसाब से हमने इशू किया। मतलब कि हमने जो है बेचे हैं वो 15 रुपीज़ हमने वापस ले लिए हैं, मतलब कि हमें रिसीव हो चुके हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से इक्विवेलेंट हमें नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे। मतलब कि अगर मैं 600 इंटू 15 क्रॉस मल्टीप्लाई होता है डिवाइड बाई 20। ठीक है, 600 इंटू 15 डिवाइड बाई 20, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 450 शेयर्स, ये इक्विवेलेंट शेयर्स आ गए। किसके इक्विवेलेंट? 15 रुपीज़ के इक्विवेलेंट। मतलब कि जो पेड है, ठीक है, जिसके बदले कोई कंसिडरेशन है, वो है आपका 450। ठीक है, जिसके बदले कोई कंसिडरेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे 450 के लिए तो हम जो है मंथ की कैलकुलेशन लेंगे ही लेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए तो 450 के लिए तो मंथ की कैलकुलेशन होगी। कितने मंथ है? 1 जुलाई, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ, तो 6 डिवाइड बाई 12। ठीक है, और प्लस बाकी के रिमेनिंग 600 में से 450 का आ गया, बाकी का रिमेनिंग 150। 150 के लिए नो
टाइम पीरियड, मतलब कि ऑलवेज 12/12 ही रहेगा, ठीक है, नो टाइम पीरियड। तो यहाँ पे आपके इक्विवेलेंट शेयर्स कितने आ गए, तो 450 × 6 / 12, तो यहाँ पे आपका आंसर आता है टोटल 375, ठीक है, 375। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि यहाँ पे आपको जो है इक्विवेलेंट निकालना पड़ता है, जिसके बदले कंसिडरेशन मिला है उसके बदले तो हमें शेयर्स कैलकुलेट करने ही करने हैं, और हमें जो है उसे मंथ में कैलकुलेशन करना ही करना है। जो फ्री शेयर्स है, जो फ्री अमाउंट है, उसके लिए ऑलवेज ये 12/12 ही रहता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि मंथ की कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट बनती ही नहीं है, ठीक है। ये हमने बात की किसके बारे में, ये हमने बात करी बोनस शेयर्स के बारे में, ठीक है। और जहाँ पे मैंने राइट इशू का कॉन्सेप्ट भी ले लिया, जो हमें पढ़ना है, हम वापस से देखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। इसके बाद हमने कौन सा पॉइंट देखा था जो हमें यहाँ पे कंसिडर करना था, वो पॉइंट था एडजस्टेड ईपीएस, ठीक है। तो एडजस्टेड ईपीएस को भी यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं। एडजस्टेड अर्निंग पर शेयर, ठीक है। कैसे निकलता है, सिंपली हमें यहाँ पे करना क्या होता है, कंपैरिजन होती है, और कंपैरिजन में बेसिकली हमारे नेट प्रॉफिट तो हमें लेना ही लेना होता है, ठीक है। नेट प्रॉफिट जो भी प्रीवियस ईयर आप जो जिसके भी कंपैरिजन कर रहे हैं उसका नेट प्रॉफिट हमें लेना है, ठीक है। नेट प्रॉफिट तो हम लेंगे, डिवाइड बाय करना है थोड़ा सा ध्यान से कि जो शेयर्स अवेलेबल है, ठीक है, जो शेयर्स अवेलेबल है इस ईयर की बात कर रहे हैं, जिस भी ईयर की कंपैरिजन कर रहे हैं उस ईयर में जो शेयर्स अवेलेबल थे वो तो लेना ही लेना है, प्लस जो फ्री शेयर्स है, ठीक है, फ्री शेयर्स, या फिर मैं सिंपली कहूँ बोनस इशू, जो आपने बोनस इशू किया था, ठीक है, वो आपको ले लेना है, काम खत्म। एडजस्टेड ईपीएस में बस इतना ही काम है, ठीक है, जो कि आप इलस्ट्रेशन नंबर 3 देख सकते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 3 ही है। तो यहाँ पे रेफरेंस हम लिख लेते हैं आपका इलस्ट्रेशन नंबर 3, ठीक है, ये आप देख सकते हैं जहाँ पे आपका ये कॉन्सेप्ट है एडजस्टेड ईपीएस का, ठीक है, जहाँ पे हमने बता दिया कि एडजस्टेड ईपीएस किस तरीके से। अब इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 4 में क्या कहा है, वही सेम क्वेश्चन आपको रिपीटेड वे में, लेकिन राइट इशू पे आपको दिया गया है, जो मैंने आपको अभी अभी बताया। फिर से देखते हैं, 2001 का नेट प्रॉफिट गिवन है, 2002 का नेट प्रॉफिट गिवन है। इसके बाद आपको कहा है कि राइट इशू हम करने वाले हैं, और राइट इशू करने से पहले जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल शेयर्स है वो 5000 शेयर्स है, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग प्रायर टू राइट इशू, राइट इशू से पहले 5 लाख ऑलरेडी शेयर्स है हमारे पास। अब राइट इशू करने वाले हैं 15 रुपये के हिसाब से, ठीक है, और कहता है कि लास्ट डेट टू एक्सरसाइज राइट, वो कहता है 1 मार्च 2002 को, ठीक है। ये लास्ट डेट दे रहा है, मतलब कि हम जो एक्सरसाइज करने वाले हैं राइट इशू 1 मार्च को। इसके बाद आपको कह रहा है कि राइट इशू जो है वो किस तरीके से होगा, तो कहता है कि 1 शेयर फॉर एवरी 5, इसका मतलब टोटल 5 लाख इक्विटी शेयर्स है अवेलेबल, कितने हैं टोटल 5 लाख, तो 5 लाख इक्विटी शेयर्स अवेलेबल है, ठीक है। कहता है कि 1 शेयर्स इज इक्वल टू 5, मतलब कि जिनके पास 5 शेयर्स है, ठीक है, उन्हें 1 शेयर्स दिया जाएगा, ठीक है। मतलब कि जिनके पास 1 शेयर है उन्हें जिनके पास 5 शेयर है उन्हें 1 मिलेगा, ठीक है। तो 5 को 1 मिलेगा, 5 शेयर्स को 1 मिलेगा, तो हमारे पास टोटल कितने हैं, 5 लाख शेयर्स है, तो उसे कितना मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 लाख इंटू 1 डिवाइड बाई 5, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 5 लाख डिवाइड बाई 5, आंसर इज 1 लाख शेयर्स, ठीक है, जो कि आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करके यहाँ पे दे रखा है 1 लाख न्यू शेयर्स, ठीक है, आपको कैलकुलेट करके दे रखा है, मैंने आपको कैलकुलेशन बता दी। कहता है फेयर वैल्यू, जो आपको ऑलवेज क्वेश्चन में गिवन होगी कि जो इक्विटी शेयर्स है जो आप राइट इशू करने के बाद, ठीक है, इमीडिएटली प्रायर टू एक्सरसाइज राइट इशू बाद नहीं पहले, प्रायर, तो राइट इशू करने से पहले जो हमारी मार्केट वैल्यू थी वो 21 रुपीज़ थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कहा गया कि बेसिक ईपीएस निकालिए, ठीक है। तो जब भी राइट इशू की बात हो तो हम सिंपली बेसिक ईपीएस पूछा है तो 2002 के लिए सबसे पहले निकालें,
ठीक है। 2001 के लिए चलिए निकाल लेते हैं। 2001 के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि 2001 में कोई चेंजेस हुआ ही नहीं है। 2001 में तो आपका नेट प्रॉफिट 11 लाख है, डिवाइड बाय हम करेंगे अपना जो भी नंबर ऑफ शेयर्स है। ठीक है। 2001 में तो हमने कोई चेंजेस किया ही नहीं है, ना ही राइट इशू है ना ही बोनस है। ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब कुछ भी नहीं। 11 लाख है और 5 लाख पहले से ही शेयर है तो 5 लाख। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है 11 लाख डिवाइड बाई 5 लाख, आपका आंसर आ जाएगा 2.2। ठीक है, ये आपका ईपीएस। तो 2001 के लिए तो कुछ भी नहीं था। 2002 के लिए देखिए, 2002 में ही मेन है क्योंकि यहाँ पे आपका जो है राइट इशू हुआ है। तो यहाँ पे प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट है 15 लाख। इसे डिवाइड करना होता है नंबर ऑफ शेयर्स से। तो नंबर ऑफ शेयर्स की बात करूँ तो 5 लाख ऑलरेडी पहले से ही पड़े हुए और पूरे साल पड़े रहेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने कोई बाईबैक नहीं किया है तो पूरे साल है तो 12 डिवाइड बाई 12। ठीक है, प्लस राइट इशू है 15 रुपये हमने लिए हैं तो ये 15 रुपये तो कंसीडर करेंगे ही करेंगे, बाकी का जो अमाउंट है वो कंसीडर नहीं करेंगे। अब यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि कितना अमाउंट हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि 15 रुपये मंगवाए हैं लेकिन इसकी टोटल वैल्यू क्या थी। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या थी वो तो हमें पता ही नहीं है। वैल्यू हमें निकालनी पड़ती है, क्वेश्चन में कभी भी वो देगा नहीं। और वैल्यू निकालना बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है, जो कि आप अकाउंट में ये चैप्टर जो आपका बोनस इशू राइट इशू है वहाँ पे तो पढ़ते ही है। ठीक है, यहाँ पे भी मैं आपको बता दूँ किस तरीके से वैल्यू निकलता है। देखिए वैल्यू बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। आपको यहाँ पे सिंपली ये सेंटेंस पे ध्यान देना है कि कितना शेयर्स पे कितना राइट इशू हुआ है। तो आपको कहता है कि 5 शेयर्स अगर आपके पास है, 5 शेयर्स अवेलेबल है, ठीक है, तो आपको एक राइट इशू मिल जाएगा। ठीक है, एक राइट शेयर्स मिल जाएगा। ठीक है, मतलब कि आपके पास 5 शेयर्स होने चाहिए अगर आपको एक राइट इशू चाहिए तो। ठीक है, एक राइट इशू कितने के हिसाब से मिलेगा, 15 रुपये के हिसाब से मिल जाएगा। ठीक है, एक राइट इशू, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, 5 शेयर्स होने चाहिए। 5 शेयर्स कितने रुपए वाले, 21 वाले मार्केट प्राइस। तो इनटू हमें करना है 21। ठीक है, 5 शेयर्स 21 वाले होंगे आपके पास तो एक आपको मिलेगा, डिवाइड बाय आपको टोटल शेयर्स लिखना है। टोटल शेयर्स मतलब कि टोटल 6 शेयर्स, 5 ये 1 ये। ठीक है, तो इससे आपको वैल्यू ऑफ राइट मिल जाता है। ठीक है, वैल्यू ऑफ राइट। ठीक है, तो 5 इंटू 21, ठीक है, 5 इंटू 21 और प्लस 15 डिवाइड बाई 6। तो यहाँ पे आपका आ जाता है ₹20 जो वैल्यू ऑफ राइट है। ठीक है, इसके साथ ही कंपैरिजन होती है आपका, मतलब कि वैल्यू ऑफ राइट ₹20 हो गया। ठीक है, मतलब कि 15 रुपये तो पेड अप है तो 15 के इक्विवेलेंट हमें नंबर ऑफ शेयर्स देखने पड़ेंगे। टोटल 1 लाख शेयर्स हमारे राइट इशू के हैं, इसको हमें 15 के इक्वल कितने होते हैं वो निकालना पड़ेगा। तो देखिए बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। 1 लाख शेयर्स है, ठीक है, जिसकी वैल्यू 20 रुपीज़ के हिसाब से है, लेकिन हमने पेड अप कितना रखा है, हमने मंगवाया कितना है, ओनली एंड ओनली 15 रुपीज़ के हिसाब से इशू किया। तो 15 के हिसाब से इसके शेयर्स कितने होने चाहिए, इक्विवेलेंट शेयर्स कितने होने चाहिए, तो 1 लाख इंटू 15 डिवाइड बाई 20 मतलब कि 75,000। ठीक है, तो 75,000 शेयर्स वो है जिस पे हमने कंसिडरेशन लिया है। तो 75,000 शेयर्स पे हम मंथ की कैलकुलेशन करेंगे। तो मंथ की कैलकुलेशन यहाँ पे कंसिडर करना है, डेट आपको गिवन है। 25,000 जो रिमेनिंग है वो फ्री शेयर्स है, उस पर कभी भी मंथ की कैलकुलेशन नहीं होती। तो 75,000 के लिए मंथ की कैलकुलेशन देखें तो 1 मार्च से, ठीक है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, यहाँ पे 2001 है, 2012 नहीं है, मतलब कि ये दिसंबर को ख़त्म हो रहा है ईयर। तो 10 मंथ होते हैं तो इंटू 10 डिवाइड बाई 12। और 25,000 के लिए कोई मंथ की कैलकुलेशन नहीं होती, वो तो 25,000 शेयर्स जो फ्री शेयर्स है वो एज इट इज़ ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे ईपीएस निकल के आएगा 75,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 12 करें प्लस 5 लाख प्लस 25,000। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपका आंसर आता है 5,87,500। 15 लाख डिवाइड बाई ये करना है तो आपका आंसर आएगा 2.55 ईपीएस। ठीक है, 2.55 ईपीएस आपका आंसर आ जाता है। ठीक है,
ये आपका आंसर। तो ये 2001 का ईपीएस, 2002 का ईपीएस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.55 आपका आंसर है जो यहाँ पे मैच हो रहा है, ठीक है। ये था आपका राइट इशू से रिलेटेड चीज़ें। राइट इशू से रिलेटेड चीज़ें मैं आपको यहाँ पे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। राइट वैल्यू कैसे निकालना है वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया, जो कि जिसके बारे में नोट्स भी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। इसके बाद का एक लास्ट पॉइंट है डाइल्यूटेड ईपीएस, जो हम नेक्स्ट के पॉइंट में हम देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पार्ट में, ठीक है।